नमस्कार साथियों, सर्व क्लासेज में मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की क्लास को शुभारंभ करते हैं। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए प्रायोगिक जो फाइल वाली है वो चैप्टर पढ़ने शुरू कर रखा है। तो सभी साथी आपके अपने सर्व क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें और अन्य साथियों को भी शेयर कर दे ताकि क्लास का फायदा अधिक से अधिक साथियों तक पहुँच सके। शुरू करते हैं इन्हीं शब्दों के साथ में आज की क्लास को कि एक कदम रोज बढ़ाओ। एक कदम रोज बढ़ाओ, मंजिल खुद पास आ जाएगी। राह है एक उम्मीद दिल में जलाओ, राह आसान बन जाएगी। रास्ते में आई हर मुश्किल हमें और मजबूत बनाएगी। विश्वास रखो अपने सपनों पर, विश्वास रखो अपने सपनों पर। किस्मत भी एक दिन साथ निभाएगी, किस्मत भी एक दिन साथ निभाएगी। तो जरूर हम अपने लक्ष्य में सफल होंगे। इन्हीं भावों इन्हीं शब्दों के साथ में शुरुआत करते हैं आज की क्लास। भूगोल प्रायोगिक कक्षा 12 के जो विद्यार्थी है उन साथियों के लिए चैप्टर सेकंड में फाइल में हमें क्या बनाना है और किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से आएंगे, बोर्ड प्रैक्टिकल एग्जामिनर जो होगा वो किस तरह के प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है, किस तरह से उनको सॉल्यूशन उन प्रश्नों का सॉल्यूशन करना है, मैं ये सब बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। आज है आंकड़ों का प्रक्रमण और देखेंगे विस्तार से है क्या इसमें। तो सभी साथी जुड़े और अन्य साथियों को भी क्लास को शेयर कर दें। पहला प्रश्न इस बिंदु से क्या आ सकता है, किस तरह का प्रश्न आपको फाइल में करना है। पहला प्रश्न यहां से आपको फाइल में नोट करना है क्या कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप किसे कहते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप किसे कहा जाता है मुख्य रूप से, तो उत्तर में लिखना है ये एकल मान सामान्यतः वितरण के एक छोर पर होने की बजाय उसके केंद्र में होते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप जैसे समांतर माध्य निकालते हैं, जितने भी डाटा होते हैं उसमें जो समाध्य आता है उसके मध्यवर्ती यानी केंद्र के नजदीक होता है, बीच का मान लिया जाता है मुख्य रूप से। तो ये केंद्र के निकट होता है। वितरण का केंद्र ज्ञात करने वाली सांख्यिकीय विधियों को केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहा जाता है। तो सामान्य सी बात क्या है कि केंद्र ज्ञात करने किसी भी वितरण जो भी वितरण अपने समक्ष है उसका केंद्र ज्ञात करने की जो सांख्यिकीय विधियां हैं उसको केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहा जाता है, चाहे उसमें माध्य हो, चाहे माध्यिका हो, चाहे बहुलक हो। ठीक है, ये सारी विधियां मुख्य रूप से केंद्रीय प्रवृत्ति के माप की श्रेणी में आती है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न अपन फाइल में क्या लिखेंगे यहाँ से कि माध्य क्या है या माध्य किसे कहते हैं। तो माध्य क्या है, वही है माध्य वह मान है जो सभी मूल्यों के योग को कुल प्रेक्षणों की संख्या से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। अर्थात अपन पढ़ते थे औसत छोटी क्लासों के अंदर मुख्य रूप से मैथ के अंदर, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या एक प्रकार से जो औसत होता है वही एक प्रकार का माध्य होता है। इसी रूप में उसको प्रेक्षित किया जाता है या निकाला जाता है। अगला बिंदु तीसरा प्रश्न फाइल में अपन क्या लिखेंगे मुख्य रूप से यहाँ से तीसरा प्रश्न है कि माध्यिका किसे कहते हैं, मध्यिका या माध्यिका किसे कहते हैं। तो इसको अपन क्या लिखेंगे कि मध्यिका उस कोटि का मान होता है जो व्यवस्थित श्रेणी को दो बराबर संख्याओं में विभाजित करता है। व्यवस्थित श्रेणी यानी अपन जो भी संख्याएं लेते हैं 2, 4, 8, 6, तो इसको अपन पहले व्यवस्थित करेंगे 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो व्यवस्थित श्रेणी होगी मुख्य रूप से। तो व्यवस्थित श्रेणी जो होती है व्यवस्थित श्रेणी को दो बराबर संख्याओं में विभाजित करता है और यह मान वास्तविक संख्याओं से स्वतंत्र होता है। यानी वास्तविक संख्याओं से स्वतंत्र होने का मतलब है कि इन संख्याओं में से कोई मान हो यह जरूरी नहीं है, ये इन संख्याओं से स्वतंत्र होता है, उसको माध्यिका या मध्यिका के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न यहां से अपन करेंगे कि बहुलक किसे कहते हैं या बहुलक क्या है। तो बहुलक क्या है, तो मुख्य रूप से किसी बिंदु या मान की अधिकतम पुनरावृत्ति बहुलक कहलाती है। जैसे कि अपन यहां लिखे 2, 4, 6, 4, 2, 8, 10, 2 ये संख्या अपने ली है। तो इसमें 2 एक बार, 2 बार, 3 बार, 2 की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई है, 3 बार। तो सर्वाधिक 2 की पुनरावृत्ति हुई है। 4 की कितनी बार हुई है, 2 बार हुई है। तो 2 की पुनरावृत्ति सर्वाधिक बार हुई है, तो इस पद में यही बहुलक माना जाएगा जिसकी आवृत्ति अधिकतम बार हुई है। ठीक है ना, तो उसको अपन बहुलक कहते हैं। तो अपन चौथा प्रश्न है अपनी फाइल में इसका नोट कर लेंगे, यानी बहुलक का अभिप्राय जो है उसको लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए। अब दे रखा है कि निम्न आंकड़ों के लिए, अगला प्रश्न, निम्न आंकड़ों के लिए प्रत्यक्ष विधि से
माध्य की गणना कीजिए। अब देखो माध्य ज्ञात करने के लिए विधि प्रत्यक्ष विधि। आंकड़े किस प्रकार के होते हैं, तो आंकड़े अपन दो प्रकार से लेते हैं। आंकड़े दो प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। यहां पे एक आंकड़ा का प्रकार होता है वर्गीकृत आंकड़ा और दूसरा आंकड़े का प्रकार होता है अवर्गीकृत आंकड़ा। ठीक है, अब जिन आंकड़ों को अपन ने वर्ग में डाल रखा है, जैसे हमने लिख दिया यहां पे 0 से 10 बराबर 2, 10 से 20 बराबर 5, 20 से 30 बराबर 8, तो ये आंकड़ा का फॉर्मेट है, इसको बोलते हैं वर्गीकृत आंकड़े। इसका माध्य निकालने का फॉर्मेट अलग, फॉर्मूला अलग होगा। और अवर्गीकृत आंकड़े में अपन ने जो अक्ष बराबर क्या लिया है, 2, 4, 6, 8, 12, 10 से 15 ये संख्याएं ले ली, अक्ष बराबर। इसमें कोई वर्ग नहीं है कि किस वर्ग में कितने अंक है, इसके बारे में कोई कुछ लिखा नहीं है। तो इस तरह के आंकड़े साथियों होते हैं अवर्गीकृत आंकड़े। अब अपने पास यहां पे संख्या है 979, 1083, 833, 994, 891, 825 सीधी अक्ष बराबर सीधी संख्याएं दे रखी है जिसमें कोई वर्ग नहीं है ना। तो इसका कैलकुलेशन मैंने यहां सीधा ही रख दिया है। तो इसको अपन माध्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सिग्मा अक्ष बटा एन। तो एन यहां पे क्या है, पदों की संख्या। एन का मतलब यहां पे क्या है, पदों की संख्या से। और सिग्मा अक्ष का मतलब क्या है, पदों का योग, पदों का योग। तो हम इसमें क्या करेंगे, सभी संख्याओं को अपने जोड़ लिया, जिसका जोड़ 6484 आया। पद कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 पद है इसमें। इसका भाग लगा दिया, सिंपल सा उत्तर आ गया 926.289, इसका उत्तर आ गया, है ना। जब आंकड़े अवर्गीकृत हो उस समय प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालते हैं, तो पदों को जोड़ करके, जो भी पद दिए होते हैं उन सबको जोड़ करके उसमें पदों की संख्या का भाग लगा देते हैं, तो अपने पास माध्य आ जाता है। दूसरी विधि देखिए यहां पे क्या रखी है कि निम्न आंकड़ों के लिए अप्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना कीजिए। अब आपके समक्ष पद दे रखे हैं, अब इसको अपन कैलकुलेट यहां करेंगे। ठीक है, 4 6 12 10 16 8 22 25 ये पद दे दिए, लेकिन पद किस प्रकार के हैं, ये पद भी अवर्गीकृत है। पद किस प्रकार के हैं, अवर्गीकृत पद है, इसमें वर्ग नहीं है। अब इसके लिए समांतर माध्य की गणना करने के लिए हम क्या करते हैं, विधि वही है मुख्य रूप से, तो लेकिन यहां पे अपन करते हैं सिग्मा डी बट्टा एन, अक्ष बार बराबर सिग्मा डी बट्टा एन। ठीक है, तो इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका हल निकालते हैं। सबसे पहले अक्ष जो पद है वो लिख लेंगे, 4 6 12 10 16 8 22 और 25। ठीक है, अब ये जो पद अपन ने ले लिए है, अब इस डी निकालना है, और डी होता है डी बराबर अक्ष माइनस ए। अब ए यहां पे क्या है, ए है कल्पित माध्य। ए का मान अपन क्या लेंगे, ए बराबर है, ए को बोलते हैं कल्पित माध्य। अब इन्हीं पदों में से किसी एक पद को हम कल्पित माध्य मान लेते हैं, इन्हीं पदों में से ले लेते हैं तो काम इजी हो जाता है। या 4 से लेकर के 25 तक ये पद है, तो इसमें मध्य पद कोई सा भी ले लेते हैं, है ना, कोई सा भी मध्य पद लेकर के अपन निकाल सकते हैं। कोशिश करते हैं कि इन्हीं में से एक पद ले लेते हैं, तो ए बराबर अपन 10 ले लेते हैं। ए का मान 10 ले लिया, ये कल्पित माध्य है, ए बराबर 10। अब देखो डी निकालना है तो एक्स माइनस ए, तो 4 में से मुख्य रूप से 10 गए तो माइनस के कितने बचे, 6। 6 में से 10 गए तो माइनस के कितने बचे, 4। 12 में से 10 गए तो प्लस के कितने बचे, 2। 10 में से 10 गए तो 0। 16 में से 10 गए तो 6। 8 में से 10 गए तो माइनस के 2। 22 में से 10 गए तो प्लस के 12। 25 में से 10 गए तो 15। ये संख्या आ गई अपने पास में। अब अपने को क्या करना है, सिग्मा डी करना है। क्या करना है, सिग्मा डी, तो सबको जोड़ना है। तो आप देखो माइनस के कितने हो गए, इस माइनस के 2 से इस प्लस के 2 को हमने सीधा काट दिया, लफड़ाई खत्म कर दिया।
माइनस के 6 से प्लस के 6 काट दिए, लफड़ा ही खत्म कर दिया। ठीक है, अब प्लस के कितने बचे, 15 और 12 कितने हो गए, 27। माइनस के कितने हैं, 4, तो 27 माइनस 4 कितने बच गए, 23। ठीक है, तो सिग्मा डी बराबर कितने आ गया, 23। ये पद अपने पास में आ गया, सिग्मा डी बराबर कितना आ गया, 23। अब जैसे कि अपने सूत्र के अनुसार कल्पित माध्य, अब यहां कहां मिलेंगे उसको, ए प्लस सिग्मा डी बटा एन। सूत्र के अनुसार कहां रहेंगे, ए प्लस सिग्मा डी बटा एन। ए का मान कितना लिया, 10 प्लस 23 बटा संख्याएं कितनी अपने पास में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं। 8 का भाग इसमें लगा देंगे, किसमें, 23 में, तो कितनी बार गया, 8 दूनी 16, बच गए कितने, 7, उतारा दशमलव, वहां 7 के साथ क्या गया, 0, 7 8 56, 8 20 64, 70 है, तो 8 बार कितने बच गए, 64 में 70 में से गए 6, 7 8 56, 2.87, इसको 10 में जोड़ देंगे तो 12.87, ये इसका उत्तर आ जाएगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, क्या उत्तर हो जाएगा ये अपना, इस वर्ग का अप्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य अक्ष बार, ये आप लिख दोगे, ये प्रश्न आपका तैयार हो गया। कैसे निकाला, अक्ष पदों में से अपने को एक कल्पित माध्य लेना है, कल्पित माध्य लेकर के उसका डी निकालना है, अक्ष माइनस ए, कल्पित माध्य को अक्ष में से घटाएंगे तो डी आ जाएगा। ठीक है, फिर सूत्र के अकॉर्डिंग अक्ष बार बराबर ए प्लस सिग्मा डी बटा एन करेंगे तो अपने पास में कैलकुलेशन इसका आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न दे रखा है कि निम्न आंकड़ों के लिए प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना कीजिए। अब आंकड़े अपने पास में वर्ग लिखा है तो आंकड़े वर्गीकृत है, कैसे है, वर्गीकृत। तो अब आवर्ती और आंकड़े दे रखे हैं, वर्ग क्या लिख रखा देखो, पचास से 70, 70 से 90, 90 से 110, 110 से 130 और 130 से 150। ये तो अपने पास में वर्ग है। ठीक है, इसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी दे रखी है एफ क्या दे रखी है देखिए, 10, 20, 25, 35, 9। अब हमें निकालना क्या है, वर्गीकृत आंकड़े हैं। ठीक है, वर्गीकृत आंकड़े हैं, प्रत्यक्ष विधि है, तो क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। जब आंकड़े वर्गीकृत हो और प्रत्यक्ष विधि हो, समांतर माध्य यदि निकालना हो तो हमारे सामने इसका सूत्र क्या होता है, अक्ष बार बराबर सिग्मा एफ अक्ष बटा एन, सिग्मा एफ एक्स बटा एन। यहां एन का मान सिग्मा एफ के इक्वल होगा, एन का मान सिग्मा एफ के इक्वल होगा। जब आंकड़े अवर्गीकृत थे तो एन हम पदों की संख्या ले रहे थे, यहां पदों का योग होगा, आवर्तियों का योग होगा। समझ गए कैसे निकालते हैं। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स करना, तो उससे पहले हमें इसका अक्ष निकालना पड़ेगा। अक्ष क्या होता है, अक्ष होता है वर्ग का मध्य बिंदु। 50 और 30, 50 प्लस 70 बटा 2, 7 5 12 120 हो गए, बटा 2 बराबर कितना हो गया, 60। इसका मध्य बिंदु 60 आ गया। ठीक है, 20 का डिफरेंस है तो प्रत्येक में 20 जोड़ते जाएंगे, 9 7 16 180, 160
इसका आधा आ जाएगा 80। ये हो जाएंगे 200 तो 100, ये हो जाएंगे 240, 240 का आधा 120, और ये हो जाएंगे 280 तो 280 का 140। ठीक है, कर लिया अक्स। अब इसको अपन एफ एक्स करेंगे, कैलकुलेटर का सहयोग करेंगे, थोड़ा सा इजी हो जाए और जल्दी हो जाए। एफ एक्स, अब एफ और एक्स को गुणा कर देंगे। 6 को 10 से गुणा किया 600 हो गए, 8 दूनी 1600 हो गए, 80 को 20 से गुणा किया, ठीक है, 100 को 25 से गुणा किया तो 2500 हो गए, 120 को 35 से गुणा किया। थोड़ा कैलकुलेटर का सहयोग ले लेते हैं ताकि थोड़ा सा अपना काम जल्दी हो जाए। गुणा तो आप कर ही लोगे आराम से, तो 35 इंटू 120 4200, तो ये आ गया अपना 4200, और 14 नमा का 126 तो 14 इंटू 9 1260। ठीक है, ये आ गया। अब करना क्या है इसमें, सिग्मा एफ एक्स यानी एफ एक्स जो है इसको जोड़ना है। तो हम इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 600 प्लस 1600 प्लस 2500 प्लस 4200 प्लस 1260, 10,160। तो यहां ये सिग्मा एफ एक्स बराबर 10,160, ये संख्या आ गई। और सिग्मा एफ है, एन का मान कितना आ जाएगा, तो इसको अपन जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और 10 30, ठीक है, और 30 और 20 50 55 55 5 60 60 30 90 और 9 99, ये आ गया अपना 99। ठीक है, जोड़ लें, 10 20 से 10 30 30 और 20 50 5 55 55 5 60 60 और 30 90 90 9 99। अब इसको सूत्र में रखेंगे, अक्स बार बराबर है कितना हो जाएगा, 10,160 डिवाइड बाई 99। ठीक है, तो इसको अपन सरल कर देंगे, भाग दे देंगे किसका, 99 का, तो उत्तर आ जाएगा 102.62। तो बराबर इसको करेंगे तो 102.62। इस प्रकार से इस विधि से अपन क्या निकाल लेंगे, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो 102.62 इसका उत्तर है, वो आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, कर लोगे आराम से, ये तो फाइल में आप इसको नोट कर लेना क्योंकि ये प्रश्न है फाइल में डाले जाते हैं। 8वां प्रश्न है कि निम्न आंकड़ों के लिए अप्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य की गणना कीजिए। अब विधि समांतर माध्य है, जब आंकड़े अवर्गीकृत और वर्गीकृत दो तो वो हो गए, तो उसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो उसकी हो गई, और जब आंकड़े वर्गीकृत है, ठीक है, तो उसकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, अवर्गीकृत की प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दो हो गई, और वर्गीकृत की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दो हो गई। तो 4 विधियां समांतर माध्य की अपने सिलेबस में है। तो इसको कैसे निकालते हैं, वर्ग अपने दे दिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। आवर्ती 4 8 10 12 10 दे रखी है, तो इसको अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो, वर्ग 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ठीक है, ये वर्ग अपन ने दे दी। इसकी आवर्ती फ्रीक्वेंसी दे रखी है 4 8 10 से 12 और 10। अब हम क्या करेंगे, इसमें जब आंकड़े वर्गीकृत हो और अप्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना हो तो वही है सूत्र, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा, उसमें एफ एक्स बटा एन था, इसमें एफ डी बटा एन है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन एक्स बार बराबर, यह सूत्र लगाएंगे अपन, एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा एन। यहां ए क्या है, एक कल्पित माध्य,
ए बराबर कल्पित माध्य। अब इसमें से अपन क्या करेंगे, किसी पद को कल्पित माध्य मान लेंगे। किस प्रकार से करते हैं देखो, पहले x निकालेंगे। x में क्या है, पहले में 10 और 0 5 का आधा, 10 का आधा 5, 30 का 15, 50 का 25, 70 का 35 और 90 का 45। ठीक है, ये आ गए। अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे एफ एक्स को करना नहीं है तो करना क्या है, एफ डी करना है। तो अपने को डी निकालना है। अब डी करना है एफ डी, ये करना था। तो 20 चौक 80 माइनस के 80 और 10 8 80 माइनस के 80 और 0 का 0 120 और 200। 10 को 2 20 से क्या 200, ये है ना, माफ कीजिएगा। तो अब देखो इसमें ये तो हो गए माइनस के 160 और ये हो गए प्लस के 320। ठीक है, तो 320 में से 160 घट गए तो बचे कितने, 16 दूनी 32, 160 बच के। तो यहां सिग्मा एफ डी कितना हो जाएगा, सिग्मा एफ डी हो जाएगा 160। ऐसे करेंगे इसको। अब रखेंगे एक का मान कितना हो गया अपने पास में 25 प्लस एफ डी का मान कितना है 160 डिवाइड बाई 44। ऐसे करेंगे भाई। ठीक है, 160 को अपन 44 से कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट कर देंगे। तो 160 भाग 44 3.63। इसको काटा 3.63, 25 में जोड़ा 25 प्लस 3.63 बराबर 28.63 आंसर ये आएगा उत्तर। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया था, एफ डी क्या नहीं अपने डायरेक्ट ही कर दिया जल्दबाजी में। तो यहाँ पे उत्तर क्या आ जाएगा अपना 28.63। तो इसको सही कर लेना ताकि समझ में आ जाए आपके। यह है कल्पित माध्य के माध्यम से, सॉरी अप्रत्यक्ष विधि के माध्यम से समांतर माध्य की गणना करना। ठीक है, यह समांतर माध्य आपका कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न इसमें है, निम्न आंकड़ों के लिए मध्यिका की गणना कीजिए। तो मध्यिका यहां पे दे रखा है, किस प्रकार से मध्यिका की गणना करनी है। तो अपने पास में अक्स बार दे रखा है, तो इसको अपन हल करेंगे। तो कैसे करेंगे, मध्यिका का मतलब होता है सबसे पहले इनको श्रेणी क्रम में रखेंगे, चाहे छोटे से बड़े क्रम में रखो। श्रेणी क्रम में रखने पर, तो श्रेणी क्रम में इसको रखेंगे तो सबसे छोटी संख्या कितनी है 5, उसके बाद में कितनी है 7, उसके बाद में कितनी है 8, उसके बाद में कितनी है 9, 9 के बाद में आती है 10, 10 के बाद में कितनी आई अपने पास में 12, 12 के बाद में कितनी आई है 15, 15 के बाद में 16 और 16 के बाद में 18। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है, 9 संख्या आएगी। श्रेणी क्रम में हमने रख लिया, किस रूप में रखा है, आरोही क्रम में रखा है, छोटी से बड़ी क्रम में रखा है। अब हम इसमें क्या करेंगे, m बराबर माध्यिका बराबर होता है जब आंकड़े किस प्रकार के हो, अवर्गीकृत हो। आंकड़े अवर्गीकृत हो तो m बराबर कितना होता है, n+1/2वें पद का मान। ये माध्यिका वर्ग हो जाता है यहाँ पे, है ना, n+1/2वें पद का मान। तो इसमें अपन क्या कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 + 1/2 10/2 बराबर 5वें पद का मान। ठीक है, 5वां पद श्रेणी क्रम में रखने के बाद में 1 2 3 4 5, तो 5वां पद कौन सा हो गया अपने पास में 10, 4 इधर 5वां पद कौन सा हो गया 10। तो यहां पर m बराबर कितना हो जाएगा 10, ये इसका उत्तर हो जाएगा। बहुत सिंपल है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए जब आंकड़े अवर्गीकृत हो तो बहुत सिंपल है, पहले श्रेणी क्रम में रख लो। श्रेणी क्रम में रखने के बाद में n+1/2वें पद का मान, इन पदों को काउंट कर लो।
यदि पद यहां पे आ गए अपने सम और ये विषम आ गए तो सीधा पद निकल गया। लेकिन पद इस प्रकार से आ जाते हैं कि x बराबर 2 3 8 9 10 12 1 2 3 4 5 6, तो कितने हो गए n प्लस 1/2 बराबर 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस 1 बराबर 7, 2 बराबर 7/2 बराबर 3.5वां पद। अब 3.5वां पद इसमें कौन सा आएगा, पहला दूसरा तीसरा, पहला है ना, तो ये तो आ गया तीसरा, 3.5 है, एक चौथा। अपन इसमें 3.5वां पद कैसे निकालेंगे, यदि इस प्रकार का पूछ ले तो 3.5वां पद बराबर कैसे निकालेंगे, तीसरा और चौथा को जोड़ देंगे बटा 2 कर देंगे, 9 और 8 17 भाग 2 बराबर 8.5। यदि ऐसा आ जाता है कि संख्याएं अपने पास में जो समंक दिए गए हैं वो यदि सम संख्या में आ गई और n+1/2 करते ही है, पॉइंट में यदि इसका पद आता है तब उसको अपन पॉइंट जो आ रहा है उसका पहला और अगला पद जोड़ेंगे और उसमें 2 का भाग लगा देंगे तो उत्तर आ जाएगा, है ना। यदि ऐसा आता है तो हमें ऐसा करना है, और यदि विषम में पहले से दे रखा है तो हमें ऐसे करना है। सिंपल सी बात है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। अगली माध्यिका देखिए, अगला है कि निम्न आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब आंकड़े वर्ग दे रखा है, इसका मतलब वर्गीकृत आंकड़े। किस प्रकार के आंकड़े साथियों, वर्गीकृत। ठीक है, अब देखो इसको कैसे अपन कैलकुलेट करेंगे। पहले अपन वर्ग लिख लेते हैं, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 100, सॉरी 80 से 90, 90 से 100 और 100 से 110। ये वर्ग आ गए। फिर आवर्ती अपन लिख लेते हैं 3, 7, 11, 16, 8 और 5। ठीक है, अब देखो इसमें हमें क्या करना है, जब माध्यिका वर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यिका ज्ञात करनी होती है तो m बराबर है, सूत्र है इसका L प्लस आई बटा एफ कोष्टक m माइनस सी, ये है इसमें। ठीक है, L प्लस आई बटा एफ कोष्टक m माइनस सी। अब इसमें है क्या क्या, तो L तो है वर्ग की निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, I का मतलब है वर्ग का विस्तार, F है वर्ग की आवर्ती और C यहां पे है संचयी आवर्ती। अब इसमें L भी मिल जाएगा लोअर सीमा, I विस्तार मिल जाएगा, F आवर्ती मिल जाएगी, बचा क्या C। तो हमें संचयी आवर्ती इसकी बनानी है, CF। सिर्फ संचयी आवर्ती अपने को बनानी होगी। संचयी आवर्ती बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, पहला पद ज्यों का त्यों और उसके बाद में इसको तिरछा जोड़ते चले जाएंगे, ऐसे जोड़ लो। चाहे पहला पद तैयार करते हो तो दूसरा निकालने ऊपर वाले दोनों को जोड़ दो 10, तीसरा निकालना है तो तीनों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 21, चौथा निकालना है तो इन चारों को जोड़ दो, कितने हो जाएंगे 35, सॉरी 37। ठीक है, अगला पद निकालना है तो इन सबको जोड़ दो यहां से, तो 8 इसमें जोड़ देंगे तो कितने हो जाएंगे अपने 45, और इसको जोड़ेंगे तो 50। इस प्रकार से अपने CF आ जाएगी 3, 10, 21, 37, 45 और 50। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहां ये जो M है ना, ये M, ये देखना है संचयी आवर्ती में किस पद के अंदर है, और ये जो M होता है ये होता है n/2। n/2 का मतलब है n का मान कितना आता है यहाँ पे 50, क्योंकि ये संचयी आवर्ती का योग ही होता है अंत में। तो n/2 बराबर कितने हो गए 50/2 बराबर कितने हो गए 25।
तो यहाँ 25वां जो माध्यिका वर्ग का पद होगा उसका मान हमें निकालना है। अब इसमें CF के अंदर 25वां पद अपन देखेंगे, तो 25वां पद आपको इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो इसमें आ जाएगा। यह जो भाग है इसमें आ जाएगा अपना 25वां पद, ठीक है, 37 वाले में। तो इसकी अपन F ले लेंगे, इससे ऊपर वाले की अपने को CF ले लेंगे और इसकी लोअर सीमा ले लेंगे L। अब इस सूत्र से के माध्यम से इस प्रश्न को अपन सोल्व करेंगे। कैसे करते हैं देखिए, सूत्र है L का मान, तो L का मान यहां पे इस पद की निम्न सीमा कितनी है 80, तो 80 लिख दिया आपने। I का मान वर्ग विस्तार 50 से 60 तो कितना है 10 का, तो 10 लिख दिया अपने। F आवर्ती इस पद की कितनी है 16, तो अपने 16 लिख दी। कोष्टक M का मान 25 आया और C उससे ऊपर वाले पद का मान 21 आया, तो 21 लिख दिया। अब बराबर अपन करेंगे तो 80 प्लस से 10/16, कोष्टक हटाएंगे तो 25 में से 4 21 गए, 4 बच गए, ठीक है। 80 प्लस से 10 चौक 40। अब यहां कौन सा चिन्ह पहले हटता है ये भी अपन देखेंगे, तो आपको पता होगा बोर्ड मास, ये आप याद रखें, ठीक है। तो सबसे पहले रेखा बननी हटती है, उसके बाद में कोष्टक हटता है, ठीक है, उसके बाद में डिवाइड भाग हटता है ना, फिर मल्टीप्लाई गुणा हटता है, बाद में ऐड हटता है और अंत में बाकी करती है। तो इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां अपन क्या करेंगे, इसको अपन कैलकुलेट करेंगे 10 × 4/16, तो 4 से 16 को काट देंगे, कितनी बार कटा 4 चौक 16, 4 बार। 4 का 10 में भाग लगाएंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, बच के 2, ये 2.5, कितनी बार गया 2.5 बार। तो 80 में अपन क्या इतना जोड़ देंगे 2.5, तो बराबर उत्तर कितना आ जाएगा 82.5। ये इसके माध्यिका आ जाएगी, कितना आ जाएगा 82.5 इसकी माध्यिका आ जाएगी अपने, ठीक है। एक बार और यहां अपने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी है, तो अपन इसको चेक करेंगे। 80 प्लस 10/16 गुणा 4, 82.5, ठीक है। तो ये अपना उत्तर इसमें आ जाएगा। तो माध्यिका ज्ञात करने का सूत्र समझ गए होंगे, किस प्रकार से ज्ञात की अपने। जब आंकड़े वर्गीकृत हो तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए सूत्र है L + I/F कोष्टक -C। C यहाँ पे संचय आवर्ती, M जो है क्या लेंगे अपन n/2, M बराबर क्या लिखा है n/2 यानी 50/2 यानी 25वें पद का मान यहाँ पर निकालेंगे, वही माध्यिका हो जाएगा। 25वां पद अपन संचय आवर्ती में देखेंगे तो C के अंदर 37 में 25वां पद मिला है अपने को, ठीक है। तो 37वें पद से ऊपर वाला पद है उसकी C ले लेंगे, उसकी इसी पद की जिसमें 25वां पद मिला है उसकी F ले लेंगे और इसकी निम्न सीमा L ले लेंगे, ठीक है, और कैलकुलेट करेंगे तो उत्तर अपने आ जाएगा। तो ये भी आपको फाइल में कर लेना है। अब अगला पद आता है बहुलक। निम्न आंकड़ों के लिए बहुलक ज्ञात कीजिए। अब बहुलक तो देखो यहाँ सिंपल फॉर्मेट दे रखा है अपने को, विस्तृत बहुलक वाला तो नहीं दे रखा है, लेकिन कभी कभार एग्जामिनर विस्तृत वाला पूछ लेते हैं तो वो भी मैं आपको अलग से प्रश्न करवा दूंगा। बहुलक दे रखा है तो हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो सबसे पहले तो इसको श्रेणी क्रम में रखेंगे अपन, ताकि इजी हो जाए। श्रेणी क्रम में रखने पर, ठीक है, तो सबसे पहले अब इसको श्रेणी क्रम में रखते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें 10 आई है, 10 के बाद में अपन देखते हैं तो छोटी संख्या आई है 10 के बाद में 22, 22 के बाद में अपन देखते हैं तो अगली संख्या आई है 37, 37 के बाद में अपन देखते हैं तो अगली संख्या अपने आई है 46, 46 के बाद में अपन अगर देखते हैं तो अगली संख्या आई है 55, 55 के बाद में देखें तो 55 एक बार आया है तो अगली संख्या आई है 61, 61 1, 61 2, 61 3,
इसके बाद में अपन देखते हैं तो अगली संख्या आई है 72। 72 के बाद में संख्या आई है 88। देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आगे पूरे। अब इसमें देखो किस पद की सर्वाधिक आवर्ती हुई है, तो हमारे सामने साफ लिखा है कि यहां तो एक ही पद है जिसकी आवर्ती बार बार हुई है, 61। कितनी बार हुई है? 3 बार। तो यहां पे m बराबर क्या हो जाएगा? बहुलक बराबर क्या हो जाएगा? माफ कीजिएगा, बहुलक पद हो जाएगा इसका मुख्य रूप से। तो बहुलक पद कौन सा हो जाएगा इसमें? 61 हो जाएगा, ठीक है ना। जेड भी है, m 0 भी, इस प्रकार से भी व्यक्त करते हैं इसको, तभी तो m दिमाग में आ गया। तो z बराबर है, यानी बहुलक बराबर क्या हो जाएगा इसमें? 61। और यहां पे ये त्रिबहुलक है। कौन सा है? त्रिबहुलक। त्रिबहुलक इसलिए है कि एक पद की आवर्ती 3 बार हुई है। जब एक पद की आवर्ती 2 बार होती है, एक बार है तो वो तो बहुलक विहीन ही हो जाएगा पद। यदि 2 बार होती है तो द्विबहुलक। किसी पद की आवर्ती 2 बार है तो वहां पे द्विबहुलक होता है, ठीक है। यानी 61 यदि 2 बार मिल जाते आपको, 2 पद आ जाते द्विबहुलक। यदि यही सेम संख्या 3 बार आती है तो त्रिबहुलक हो जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो द्विबहुलक, त्रिबहुलक, और एक पद यदि बार बार आता है तो वो कौन सा हो जाएगा? सामान्य बहुलक हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस प्रकार से अपन बहुलक निकालते हैं। तो 2 से अधिक पुनरावृत्ति यदि होती है तो उसको फिर त्रिबहुलक, द्विबहुलक, इस प्रकार से देखते हैं। तो ये था अपना बहुलक बेसिक सा, और विस्तृत विधि इसकी अलग है। उसके बाद में है 12वां प्रश्न है विस्तार। माफ कीजिएगा। फिर बचा है विस्तार, मानक विचलन और स्पीरमैन का कोटि आकार सहसंबंध। इनकी चर्चा विस्तार से अगले कालांश में अपन करेंगे। तब तक के लिए लेते हैं विदा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोशिश करता हूं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर क्लास लाऊं मैं, और हो सकता है कि आपको क्लास अच्छी भी लगी होगी। यदि आपको अच्छी लगी, पसंद आई है, तो क्लास को अपने साथियों को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद साथियों।